सो गाइस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर कोलिशंस का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं और अब हम करेंगे एग्जाम्पल 6.12। एग्जाम्पल 6.12 पे कह रहा है स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का है और 12th के सिलेबस में ये आता भी है। चलिए हल्का सा देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड typically 10 to the power 7 meter per second must be slowed to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with the isotope of something। वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं कराना चाह रहा है उसकी चिंता मत करो, हमारा एम केवल ये है कि हम न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। आप ऐसा क्वेश्चन लिखिए या पहले तो मैं थियरी पढ़ा देता हूँ फिर इस एग्जाम्पल पे आऊंगा। एक हेडिंग दे दीजिए आप। हेडिंग दे दीजिए और ये लिखिए फ्रैक्शन ऑफ द के लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ द के लॉस्ट in perfectly elastic collision, fraction of the Ke lost in perfectly elastic collision when M2 is at rest, fraction of the Ke lost in perfectly elastic collision when M2 is at rest। अब ये लॉस्ट वर्ड यहां एक्चुअली तो गलत है। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है, कई कंजर्व रहती है। पर एनसीईआरटी ने वर्ड लॉस्ट कर लिया यूज तो वो लॉस के नाम से एग्जाम में दे सकता है। हम इसको लिख लेते हैं, लिख दीजिए कि एक्चुअली इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, जैसे कि खाली इलास्टिक कॉलिजन भी कहते हैं। अगर वो सिर्फ बोलता है इलास्टिक कॉलिजन तो भी उसका मतलब है परफेक्ट ही मानते हैं। हम तो सारे सिंप्लीफाइड और आइडियलाइज्ड सिचुएशंस ही केवल पढ़ते हैं, परफेक्ट केसेस ही सारे मानते हैं। तो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में Ke इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। फिर से लिख दीजिए अगली लाइन में टोटल Ke बिफोर कॉलिजन, total Ke before collision is equal to total Ke after collision। perfectly elastic collision में total kinetic energy conserved होती है, तो इसलिए lost जीरो है, lost portion जीरो है। और यहाँ हमें समझ Ke before collision के बाद क्या लिखना है? Ke before collision is equal to Ke after collision। perfectly elastic collision में Ke before collision is equal to Ke after collision, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में खाली इलास्टिक बोलेंगे तो भी चलेगा, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक सब एक ही बात है। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अगर ये कह रहा है कि ये लॉस्ट, तो कायदे से तो इसका आंसर आना चाहिए जीरो। पर शायद हम थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हम समझते हैं उसकी भावनाएं समझते हैं, कभी कभी सिर्फ भावनाएं समझनी होती हैं। बहुत आइडियली मेरे हिसाब से तो अगर कहीं लॉस्ट पूछता है और ऑप्शन में जीरो है तो शायद आपको जीरो ही टिक करना चाहिए। जब ये एक्चुअल सिचुएशन कभी सामने आएगी तब बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि वो चाहता क्या है। वो चाहता ये है कि प्रोजेक्टाइल में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, उसने जाके टारगेट को टक्कर मारी और उसने अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा टारगेट को ट्रांसफर कर दिया, जो उसमें नहीं रहा, जो प्रोजेक्टाइल में नहीं रहा, जो उसने टारगेट को दे दिया। हाँ मतलब उसे अगर ये वर्ड यूज कर देता कि Ke लॉस्ट बाय द प्रोजेक्टाइल तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऐसा लिख दीजिए कि एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ द Ke लॉस्ट बाय द प्रोजेक्टाइल। हमें ये निकालना है कि प्रोजेक्टाइल में अब कितनी एनर्जी प्रोजेक्टाइल में नहीं रही। ऐसा लिख दीजिए व्हेन प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स विद द टारगेट, जब प्रोजेक्टाइल टारगेट से टकराता है तो इट ट्रांसफर्स व्हेन अ प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स विद द टारगेट, इट ट्रांसफर्स अ पार्ट
a part of its kinetic energy to the target. जब प्रोजेक्टाइल टारगेट से टकराता है तो प्रोजेक्टाइल ट्रांसफर्स a part of its kinetic energy to the target. So kinetic energy of the projectile decreases. Kinetic energy of the projectile decreases. This can also be termed as, this difference can also be termed as, this difference can also be termed as Ke lost by the projectile. This difference can also be termed as Ke lost by the projectile. तो मैं इसमें सिंपल केस वह ले रहा हूं, फिर से अलग से याद दिला दीजिए. Here टारगेट इज एट रेस्ट, टारगेट रेस्ट पर है. तो इनिशियल केई ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हाफ m1 v1 i का स्क्वायर. प्रोजेक्टाइल में सबकी काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या क्या है. काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल m1, जो पहले आके टक्कर मारता है ना उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जिसको टक्कर पड़ती है उसको टारगेट कहते हैं. ट फॉर टक्कर, ट फॉर टारगेट, ट फॉर टू. m1 is projectile and m2 is target. Initial kinetic energy of the projectile ये है, और initial kinetic energy of target ये है 0, क्योंकि टारगेट पहले से रेस्ट पर है. तो फाइनल केई ऑफ प्रोजेक्टाइल is equal to half m1 v1 final का स्क्वायर. फाइनल केई ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ये है. ठीक है, मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है तो मास m1 ही लूंगा, और फाइनल की बात कर रहा है तो वेलोसिटी फाइनल लूंगा. इनिशियल की बात कर रहा है तो वेलोसिटी इनिशियल लूंगा. प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा है तो मास m1 लूंगा. और फाइनल केई ऑफ टारगेट दिस इज इक्वल टू टारगेट की बात कर रहा है तो मास m2 लूंगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वेलोसिटी की फाइनल लूंगा, टारगेट की फाइनल वेलोसिटी. ये लिख पाना ही कोई आसान नहीं है आपके लिए. कौन सा मास लेना है और कौन सी वेलोसिटी लेनी है, ये आपको ध्यान देना है. अगर आप प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो मास m1 लेंगे, और अगर आप टारगेट की बात कर रहे हैं तो मास m2 लेंगे. टारगेट की बात कर रहे हैं तो मास m2 लेंगे. अगर इनिशियल बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की इनिशियल लेंगे, और अगर फाइनल बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की फाइनल लेंगे. ये आदत में ला पाना आसान नहीं है. अब मैं इसमें देख सकता हूं कि लॉस इन केई ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना है. प्रोजेक्टाइल ने जो क्या यूज किया है उसको, अच्छा लॉस हमेशा होता है बड़ा माइनस छोटा. लॉस इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कोई रूल नहीं है. लॉस हमेशा होता है बड़ा माइनस छोटा. तो बड़ी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और प्रोजेक्टाइल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है. इनिशियल अच्छा वो फ्रैक्शन में बात कर रहा है, तो मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि अब प्रोजेक्टाइल के पास पहले कितनी फ्रैक्शन की बात कर रहा है. फ्रैक्शन मतलब मल्टीपल होता है, डिफरेंस नहीं लेना है. आपको फ्रैक्शन ऑफ द केई लॉस्ट बताना है.
मतलब प्रोजेक्टाइल में पहले बाद में कितनी एनर्जी है और पहले कितनी थी, यही लिख दीजिए, ये फिर से ऐड लिख दीजिए, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द प्रोजेक्टाइल। एनसीईआरटी ने बाय द प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज नहीं किया है। मैं इसके पहले एक काम करता हूँ, इलास्टिक कोलिजन्स में आगे बढ़ने के पहले मैं इनकी फाइनल वेलोसिटीज की एक्सप्रेशंस लिख लेता हूँ, वो जरूर बहुत काम आएंगी हमको। इनकी फाइनल वेलोसिटीज की एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। मुझे v1 इनिशियल तो कुछ पता है कि हाँ है, v1 इनिशियल ये कुछ दी गई है मुझे, v2 इनिशियल 0 है, v1 फाइनल मुझे निकालनी है और v2 फाइनल मुझे निकालनी है। अब ये अपन डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं और जब पढ़ाया गया था वहां से कुछ देख लेते हैं। कुछ ऐसा टर्म आया था, कुछ ऐसा आया था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में m1+n2 आएगा, ऐसा कुछ टर्म आया था। और ये इनिशियल वेलोसिटी इसी के टर्म्स में दी जा सकती है, इनटू v1 इनिशियल और ये भी v1 इनिशियल, क्योंकि v2 इनिशियल तो 0 ही था। ये इक्वेशंस अगर हमें याद हो जाए तो अच्छा है, हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये हमें दी गई है इक्वेशन 6.27 में और 6.28 में। केस 1 के जस्ट ऊपर उसने ये इक्वेशंस लिखी हैं, हाँ ये चेक हो गई मेरी। इसमें भी न्यूमरेटर में m1 का ही टर्म आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो मोमेंटम कंजर्वेशन में m1 के v1 के साथ तो मास m1 ही आएगा ना, यहाँ जरूर m1 - m2 है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके डेरिवेशंस तो बड़े ही कठिन है, बहुत अच्छा होगा कि आप इन्हें याद कर लें। हालांकि बड़ा ही सुंदर तरीका मैंने बताया था, 2v कॉमन, अगर v1 फाइनल चाहिए तो 2v कॉमन माइनस v1 इनिशियल, और अगर v2 फाइनल चाहिए तो 2v कॉमन माइनस v2 इनिशियल। और उसमें भी टाइम लगता है, v कॉमन निकालने में आपकी धीरे थोड़े समय बाद आपकी हैबिट पड़ेगी। इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, ये चलिए मैं पुट कर दूंगा। ये v1 फाइनल और v2 फाइनल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पर ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ तब फॉर्मूले हैं जब v2 इनिशियल 0 है, टारगेट जब रेस्ट पर है। खैर आपको एग्जाम में टारगेट जब रेस्ट पे है केवल वही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब क्या करिए कि मुझे जो फ्रैक्शन निकालना है दोबारा हेडिंग दे दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ द के, फ्रैक्शन ऑफ द के। पहले तो मैं फ्रैक्शन ऑफ द के सर फ्रैक्शन ऑफ द के, हाँ वही तो मैं आगे सोच रहा हूँ क्या लिखवाऊं। फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड कर देते हैं, अच्छा चलो अपन चेंज करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड, फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में अब कितनी एनर्जी है और पहले कितनी एनर्जी थी, इस फ्रैक्शन को नाम F1 दे रहा है, तो मुझे जरूर लिखना चाहिए फाइनल के ऑफ प्रोजेक्टाइल अपॉन इनिशियल के ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक्चुअली इसको ज्यादा सही शब्द एनसीईआरटी के यही होने चाहिए थे कि जिसने आके टक्कर मारी ना, अब उसमें कितनी एनर्जी बची है। रिटेन्ड एक्चुअली वर्ड को हाईलाइट कर दीजिए, जिसने आके टक्कर मारी उसमें कितनी एनर्जी बची है। तो प्रोजेक्टाइल में फाइनल एनर्जी क्या है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की चाहिए तो केवल, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो के, प्रोजेक्टाइल की चाहिए तो 1 और फाइनल चाहिए तो f को भी उसने छोटा ही लिखा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो के, प्रोजेक्टाइल की चाहिए तो 1 और इनिशियल चाहिए तो I। ये हो गया, ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं, ये डिस्कशंस पेपर में आते हैं। प्रोजेक्टाइल में कितनी केई बची है, प्रोजेक्टाइल आया, उसने टारगेट को टक्कर मारी, टारगेट पहले रेस्ट पे था, टक्कर के कारण प्रोजेक्टाइल भागा,
तो प्रोजेक्टाइल ने अपनी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी टारगेट को दे दी। मैं ये देखना चाहता हूं कि टारगेट में कितनी एनर्जी बची है। तो जरूर मैं फाइनली एक्चुअली गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि फ्रैक्शन ऑफ द केई जो कि प्रोजेक्टाइल के पास अभी भी बचा है, उसमें मैंने देखा कि प्रोजेक्टाइल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पहले कितनी थी। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1, देखो 1 की ही चाहिए, और v1 फाइनल स्क्वायर अपॉन हाफ m1 v1 इनिशियल स्क्वायर। हाफ m1 कैंसिल हो गया, तो जो फ्रैक्शन आपको चाहिए इसको f1 लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। फ्रैक्शन ऑफ k रिटेन हर बार हो गया, फ्रैक्शन ऑफ k रिटेन इसको v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल का स्क्वायर, इस पे भी आप 5 स्टार दे दीजिए। फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन प्रोजेक्टाइल की कभी कभी वो एग्जाम में देगा, मैं भी आपको इस पर क्वेश्चन लिखवा दूंगा, बल्कि यहीं लिख दीजिए, चलिए क्वेश्चन लिख दीजिए कि प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स विद अ स्टेशनरी टारगेट, प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी टारगेट, projectile strikes a stationary target and its velocity is reduced to 1/4। इसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है, टी और 2 को अंडरलाइन करें, इसकी वेलोसिटी घटकर इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू, कभी कभी सवाल बोलता है रिड्यूस्ड बाय, तो रिड्यूस्ड बाय है कि रिड्यूस्ड टू है वो आप ध्यान देना। आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की 1/4 है, तो कैलकुलेट द के फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन, फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन, ये डायरेक्टली आपको 1/4 दे दिया गया है, आप 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये 1/16 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इसलिए इस पे भी 5 स्टार है, इसकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन का ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि भाई मेरे को प्रोजेक्टाइल से ही सब मतलब है, मुझे प्रोजेक्टाइल की फाइनल एनर्जी चाहिए अपॉन प्रोजेक्टाइल की इनिशियल के चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल की एनर्जी चाहिए पहले बाद में, और पहले तो मास तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, और काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर का टर्म आता है, तो अगर फाइनल के ही अपॉन इनिशियल के ही चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। जी पूछें शाश्वत। सर वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन बेटा मैंने खाली ये कहा था कि प्रोजेक्टाइल ने जाके टारगेट को मारा और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने कहा था कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ के रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, के रिटेन्ड, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी अपॉन प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और वो ऑलरेडी 1/4 का स्क्वायर है, मतलब क्योंकि v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल ही उसने दिया था। उसने कहा था, उसने ये कहा था आपको कि v1 फाइनल इज 1/4 ऑफ v1 इनिशियल, सो v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल इज 1/4, k फाइनल k1 फाइनल अपॉन k1 इनिशियल इज इक्वल टू v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 का स्क्वायर। ये है कानून। उसने कही थी कि टक्कर के बाद प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की 1/4 हो गई, प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की 1/4 हो गई। तो मेरे को तो ये रेशो चाहिए, ये पहचानिए, आपको ये चाहिए कि प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बची है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की चाहिए तो आप पहले उसकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सोचिए ना, फाइनली प्रोजेक्टाइल की जो फाइनल वेलोसिटी है अपॉन जो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है, उसका रेशियो आपको पता है। बस इनको अपने दिमाग में खूब अच्छे से आप बोलिए
आंख बंद करिए और इनके बारे में अपने आप से बोलिए, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करिए, दिमाग में उसके बाद बढ़िया बैठ जाएगा। मैं 10 बार भी टीचर अगर रिपीट करेगा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 या 2 बार आप आंख बंद करके बहुत हार्ड ट्राई करें तो वो दिमाग में अपनी जगह बना लेगा और फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरे को ये बोला था कि भाई टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी 1/4 रह गई है, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 1/4 रह गई है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/16 रह गई है, और फ्रैक्शन ऑफ द के जो इसके अंदर अब बची है वो 1/16 है। तो फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड, अभी ना अब फिर से हेडिंग दे दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ masses, fraction of the Ke retained by the projectile in terms of masses. अभी भी मैंने फ्रैक्शन ऑफ के रिटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ही पढ़ाया था और अभी भी दोबारा भी वही पढ़ा रहा हूं, पर पहले मैंने आंसर वेलोसिटीज के टर्म्स में दे दिया था, अब मासेस के टर्म्स में दे रहा हूं। मुझे निकालना है प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये है हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर, f छोटा ही लिखना है, अपॉन हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल का स्क्वायर। अब मुझे ये पता है कि v1 फाइनल इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये v1 फाइनल है इनटू v1 इनिशियल। और अगर मैं अब इसकी बात करूं k1 फाइनल अपॉन k1 इनिशियल तो ये हो जाएगा, सॉरी इसका मतलब v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल ये आ गया, v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल ये आ गया, ये हो गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। पर मुझे जो निकालना है उसमें इसका स्क्वायर आता है, तो मेरा फाइनल आंसर ये है, मैं फाइनल आंसर एक साथ ही लिख देता हूं, ऑफ कोर्स मुझे अच्छे से लिख देता हूं, k फाइनल k1 फाइनल अपॉन k1 इनिशियल इज इक्वल टू फिर वेलोसिटी v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल का स्क्वायर है, इसलिए वो इस पूरे टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये पूरी चीज 5 स्टार में हम लेते हैं, ये पूरी चीज हमारे फाइनल काम की है। और बढ़िया अच्छा तगड़ा सवाल, बिल्कुल पका पकाया सवाल, इसके बाहर कुछ जाना ही नहीं है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मेशन के जो सवाल बनते हैं इन फॉर्मूलों पे केवल वही फाइनल पेपर में आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। और टॉपिक जितना ज्यादा टफ है उसमें उतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी तय है। टॉपिक अगर इजी है तो उसमें फिर भी कोशिश कराई जाएगी कि कम से कम सिली मिस्टेक तो आप करें, और अगर टॉपिक टफ है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये 100% तय है। और ये बहुत टफ डिस्कशन है, ये बहुत टफ डिस्कशन है। आपको फ्रैक्शन ऑफ द के, एक तो इलास्टिक कोलिजन जब, अच्छा एक सवाल और, इन्होंने मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था ना जिसमें कहा था कि फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी 1/4 रह गई है, उसमें मैंने कोलिजन का नाम नहीं बताया था, तो एक और बात लिख दीजिए कहीं, एक और बात लिख दीजिए, व्हेन टाइप ऑफ कोलिजन नॉट मेंशन्ड, जब टाइप ऑफ कोलिजन मेंशन ना हो तो अज्यूम इट टू बी इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन मेंशन नहीं है तो इसको इलास्टिक कोलिजन अज्यूम करिए। अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तो इन्हें कम से कम या तो ये बताना पड़ेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है, और अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, लॉस मतलब तो पूरे सिस्टम में से ही चली गई, जो प्रोजेक्टाइल में से चली गई उसकी बात नहीं है, क्योंकि जितनी प्रोजेक्टाइल में से चली गई वो पूरी की पूरी बची हुई टारगेट को, जितनी प्रोजेक्टाइल में से चली गई वो टारगेट को मिल जाएगी। अभी तो मैंने ये देखा, मुझे एनसीईआरटी के शब्द अगेन पसंद नहीं है, थोड़ा परेशानी की बात है। इसने लिखा था फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, उसका ये फॉर्मूला दिया था जो कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ, लॉस्ट बाय प्रोजेक्टाइल भी नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये गलत ही है। ये फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये लॉस्ट तो है ही नहीं, ना तो प्रोजेक्टाइल ने लूज किया और पूरा सिस्टम तो खैर कई इलास्टिक कोलिजन में लूज करता ही नहीं।
ये मेरे ख्याल से हेडिंग गलत है, ये इसने लिखा है फ्रैक्शनल काइंड एनर्जी लॉस्ट, मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। आई थिंक इट शुड बी फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन। मैं वापस से जब ये एग्जांपल पढ़ूंगा इसके ऊपर का जो उसने दिया है 6.12 स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये बात सही है। अभी तो खैर आप उसी पे फॉलो करिए जो मैं कह रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ द के रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल आया, उसने अपनी कुछ एनर्जी टारगेट को दे दी, तब उसके पास कितनी बची। मैं इसे रिवाइज करा दूं एक मिनट। मेरे को निकालना है टारगेट की, सॉरी प्रोजेक्टाइल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेटली वो है हाफ mv स्क्वायर का रेशो, हाफ mv स्क्वायर का रेशो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो तो मास m1 होगा, और तुम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो वेलोसिटी फाइनल होगा v1 की फाइनल, और तुम प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तो मैं v1 इनिशियल लूंगा। ये कैंसिल हो गए, तो एक आंसर आ गया v1 f अपॉन v1 i का स्क्वायर। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करा चुका था, और वही आंसर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर भी है। ऐसा ये वो एनर्जी है जो उसने रिटेन की है, और ये पक्की बात है हम इसे याद कराने की अगर आपको कोशिश करें तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रोजेक्टाइल ने आके अपनी एनर्जी कुछ टारगेट को दे दी है तो प्रोजेक्टाइल में तो कम हो गई है, तो न्यूमरेटर में माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि इसमें से एनर्जी चली गई। इस बात का इंडिकेटर है माइनस साइन। ऐसे ही याद कराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लिख दीजिए। आपको बस यही याद करना है, आप सारा डेरिवेशन सारी लॉजिक सब भूल जाइए, केवल बस यही याद करिए, बल्कि तो सिर्फ यही तो याद करना है। दो तरह से सवाल पूछता है, या तो कहता है टक्कर के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 1/4 हो गई, या कहता है कि भैया एक का मास 5 kg था और एक का मास 3 kg था, बात ही खत्म। इससे ज्यादा आसान कोई न्यूमेरिकल हो नहीं सकता। अगर आपने फाइनल समरी अच्छी बना ली है, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और उसे खूब बार रिवाइज कर लिया है, तो न्यूमेरिकल तो आपसे बनेगा, चाहे आपको टॉपिक समझ में आए या ना आए। इस टॉपिक को पढ़ाने का एक ही मकसद होता है कि इससे आप पहचानने लगे कि m1 क्या है, m2 क्या है, और कई रिटेन्ड वगैरह वाली बात आपके दिमाग में बैठ जाए। थोड़ा सा डेरिवेशन का महत्व होता है, डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान दिया तो फिजिक्स टफ रहेगा। अगर फिजिक्स को आसान बनाना है तो फाइनल फॉर्मूले लिखिए केवल शॉर्ट नोट में, डेरिवेशन भूल जाइए, थ्योरी भूल जाइए, और पीवाईक्यू खोल के बैठ जाइए आप। और अगर क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी फाइनल एग्जाम के, तो और क्या चाहिए, और हम फिर बाकी क्यों करें। इसीलिए शॉर्ट नोट्स के जरिए अगर आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स के बड़े से बड़े चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट में हो जाएगा। आप केमिस्ट्री के किसी चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट में नहीं कर सकते, आप बायो के किसी चैप्टर का रिवीजन 10 मिनट में नहीं कर सकते, और फिजिक्स के बड़े से बड़े चैप्टर का भी रिवीजन 10 मिनट से भी कम समय में होता है थ्रू योर शॉर्ट नोट्स। आप बायो में शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं सकते, आप केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं सकते, शायद फिजिकल के अलावा फिजिक्स में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसलिए फिजिक्स से ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, बशर्ते कि आप सारा डेरिवेशन छोड़ दीजिए, सारी लॉजिक छोड़ दीजिए, सारी एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए। थियरी कुछ अगर काम की है तो वो डिस्कशंस में कई बार बार आती रहेगी। जैसे इलास्टिक कॉलिजन में कई कंजर्व रहती है, ये हम न्यूमेरिकल के डिस्कशन में भी हर बार आपको बताएंगे, तो थियरी तो सामने आनी ही आनी है। आप केवल इन्हीं पर फोकस करिए, फाइनल फॉर्मूलों पे शॉर्ट नोट्स बनाइए, फाइनल फॉर्मूले याद रख करिए, और खैर सामने शॉर्ट नोट्स रखिए और पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बस कोई भी और गाइड की जरूरत नहीं है, नो गाइड नो बुक। अगर आप नीट की बात करें तो एब्सोल्युटली कोई किताब नहीं चाहिए आपको, स्पेशली एचसी वर्मा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर आप मिसडायरेक्टेड एफर्ट क्यों करते हो भाई। इसी तरह जेई मेन की भी मैं बात करूं तो इन माय पर्सनल ओपिनियन, ऑफ कोर्स आई मे बी रॉन्ग, जेई मेन की भी बात करें तो फिलहाल जो जेई मेन चल रहा है 21, 22, 23, शायद 24 तक भी, उसमें भी आपको एचसी वर्मा की जरूरत नहीं है। उसमें भी केवल यही काम करिए जो मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स रखिए, पीवाईक्यू रखिए जेई मेन के। हाँ जेई एडवांस की बात करते हैं तो ठीक है, फिर जितना कचरा पढ़ाया जाता है कोचिंग में सब पढ़िए, और जितने रद्दी सवाल आपको दुनिया भर में यहाँ वहाँ मिलते हैं हजारों किताबों में, फिर आप हजारों किताबें करिए। फिर आपको 2 साल के अंत तक समझ ही नहीं आ पाएगा किताब कौन सी करनी, सब्जेक्ट तो बाद में समझ आपको पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना। आप 2 साल लगा देंगे ये डिसाइड करने में कि बुक कौन सी करनी, कोचिंग कौन सी करनी है ये भी छोड़िए, बुक कौन सी करनी है ये बताने वाला कोई ढंग से नहीं है आपको जो सेटिस्फाई कर दे। इन सब के सबसे अच्छे जज होते हैं पीवाईक्यू।
PYQ से ही केवल डिसीजन लिया जा सकता है। नीट में तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जेई मेन में भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस फॉर्मूले आप तो लिखिए और रटिए। के रिटेन्ड का फॉर्मूला मैंने रट लिया, V1 फाइनल अपॉन V1 इनिशियल का स्क्वायर और फिर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर। हाँ, रिजल्ट याद करने में मैंने थोड़ी कोशिश की कि यार रिटेन्ड प्रोजेक्टाइल में टक्कर मारी है तो उसमें थोड़ी कम हो गई है, इसलिए ऊपर माइनस हो रहा है। ऐसे ही उसको भी याद करने की चेष्टा करिए। डेरिवेशंस बहुत सिंपल हो और खूब आपकी हैबिट में आ गए हो तो अलग बात है, वरना शुरू में तो मेरे हिसाब से डेरिवेशन को छोड़िए, थ्योरी को छोड़िए, सीधे फॉर्मूला पकड़िए और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, फिर आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा। अगर क्वेश्चन आपके PYQ, आपको इंटरेस्ट केवल तब आ सकता है या तो आपके एग्जाम में मार्क्स आए और या आपसे प्रीवियस ईयर में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपसे बने, तो ही आपको इंटरेस्ट आएगा। हमारे ज्ञान देने से, रोज रोज मोटिवेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या इसी में अब आप हेडिंग दे दीजिए कि KE फ्रैक्शन ऑफ द KE ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेक्ट टू द टारगेट। बड़े पैसे खर्च कर करके अपन मिलमान पे 500 नोट नहीं करते, 500 लग रहे क्या, 1000 लग रहे क्या? क्या बोल रहे? अपन लाते तो बोलते इतने लगते क्या पैसे, उतने लगते क्या बोलते काम होते। फ्रैक्शन ऑफ द KE ट्रांसफर्ड टू द टारगेट। अब फ्रैक्शन की बात, अगर फ्रैक्शन को कभी भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% बन जाए, मतलब परसेंटेज में आ जाए। तो अगर मैं आपसे कहता 20% एनर्जी मेरे अंदर बची है तो मतलब 80% आपने उसको दे दी। परसेंट मतलब 100 में से और फ्रैक्शन मतलब 1 में से, ऐसे ही आप पहले लिख दीजिए। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, परसेंट मीन आउट ऑफ 100 एंड फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1। Percent means out of 100 and fraction means out of 1. अगर आपके पास जितने पैसे थे उसमें से 30% किसी को दे दिए तो आपके पास 70% बचे। इस बात को अगर मैं फ्रैक्शन में से कहूं तो 30% का मतलब होता है 0.3, 100 में से अगर 30 तो 1 में से 0.3। सो फ्रैक्शन ट्रांसफर टू टारगेट, अगर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शन रिटेन बाय प्रोजेक्टाइल। सारी की सारी एनर्जी प्रोजेक्टाइल में थी, सारी की सारी एनर्जी प्रोजेक्टाइल में थी, उसमें से कुछ एनर्जी उसने अपने अंदर रखी और बाकी टारगेट को दे दी। तो टारगेट को जो दे दी वो है टोटल है 1%, मतलब टोटल है 100 और फ्रैक्शन मतलब टोटल है 1। तो 1 में से उसने कितनी एनर्जी प्रोजेक्टाइल को खुद ने प्रोजेक्टाइल रखी, 1 माइनस वो एनर्जी इज इक्वल टू फ्रैक्शन ट्रांसफर टू टारगेट। सो इसका आंसर है 1 माइनस V1 फाइनल अपॉन V1 इनिशियल का स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से समरी बना के स्टार में लिखवा दूंगा। एक तो ये तरीका है, अगर मुझे पता है कि मैंने 20 अगर मेरा 0.2 फ्रैक्शन मैंने अपने अंदर ही रखा है तो 0.8 फ्रैक्शन मैंने उसको दे दिया है, दान दे दिया है। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं 1 माइनस, और ये मुझे पता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो उसके स्टेप्स मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूं, मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं। इसका आंसर ये आएगा, बस आपको ये याद करना है और ये याद करना है। कंप्लीट समरी मैं भी आपको बनवा दूंगा, इतना अगर आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। एक ही सवाल हमारा भी कवर हुआ है पर बहुत ही यूजफुल है और एकदम पके पकाए नंबर हैं इसमें और हर किसी से बनते भी नहीं है। लोग इतना आराम से, इतना पेशेंस से इसको पढ़ते ही नहीं हैं। बड़ी लॉजिकल बात है, अगर डेरिवेशन करें तो एक तो ये काम की बात है, ये इसके स्टेप्स में आपको नहीं करा रहा हूं, फाइनल आंसर ये आएगा, ये मैं आपको रखवा दूं। भाई फ्रैक्शन ट्रांसफर टू टारगेट इज डेफिनेटली 1 माइनस द फ्रैक्शन रिटेन्ड। अगर मेरे पास 100 रुपए थे और 20 रुपए मेरे पास बच गए तो 80 रुपए मैंने दे दिए और मेरे पास जो फ्रैक्शन बच गया उसका रेशियो तो ये है ही, उसका मासेस का टर्म्स में ये भी रिजल्ट है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के तो ये आंसर आ जाएगा।
इसको मैं याद कराने के लिए ये कहता हूं कि फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड, तो ऐसे ही कुछ तो भी इडियोटिक बात कर रहा हूं मैं, पर मेरा ये कहना है कि आपने प्रोजेक्टाइल ने जाके टारगेट को मारा, बॉल पड़ी थी रेस्ट पे और मे भी आपके पास बैट था और आपने रेस्ट पे जो बॉल थी उसे जोर से मारा तो चौवा पड़ गया। क्रिकेट खेल रहे थे आप तो चौवा पड़ गया, 4 आएगा। फ्रैक्शन रिटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल में माइनस आएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने जब टक्कर मारी तो उसमें से कुछ एनर्जी खर्च हो गई प्रोजेक्टाइल की, तो ऊपर माइनस आएगा। प्रोजेक्टाइल में एनर्जी कम बची है और बॉल को जब आपने मारा टारगेट को जो रेस्ट पे था वो बॉल थी और चौवा पड़ गया, आपके चौका पड़ गया, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो 4 से फॉर्मूला स्टार्ट होगा। और क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसके कोई डायमेंशंस नहीं होने चाहिए। अगर डायमेंशंस नहीं होने चाहिए तो डिनोमिनेटर में m प्लस m होता है, डिनोमिनेटर में भी ये m का स्क्वायर है और न्यूमरेटर में भी m का स्क्वायर है। इसके भी कोई डायमेंशंस नहीं है, m माइनस m भी m होता है, m प्लस m भी m होता है। किसी भी फ्रैक्शन के कोई डायमेंशंस नहीं होते, इट हैज टू बी डायमेंशनलेस। अब ऊपर सब प्रोडक्ट ही आ रहे हैं और नीचे तो डिनोमिनेटर का टर्म अभी भी सेम है, ये टर्म अभी भी सेम। ऊपर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर था और अब 4m1 m2 है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये पहचान जाएंगे तो आप रिजल्ट देखें। मैं आपको इसकी समरी दे रहा हूं, सिर्फ ये रिजल्ट्स आप याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन की। अगर सवाल कुछ नहीं बोलेंगे कौन सा कोलिजन है तो भी उसका मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन है और मैं मान रहा हूँ कि V2 इनिशियल इज 0, मतलब कि टारगेट रेस्ट पर है, टारगेट इज एट रेस्ट। तो पहला रिजल्ट है फ्रैक्शन रिटेन। अब यहाँ ये कई बार हो सकता है ना भी बोले तो ऑब्वियसली बाय प्रोजेक्टाइल जो फ्रैक्शन रिटेन करेगा वो मैं बताऊंगा। फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड बताऊंगा मैं, तो टारगेट ये थर्ड बताऊंगा। बस यही है, यही 2 फॉर्मूले है। फ्रैक्शन रिटेन बाय प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है v1i अपॉन v1f का स्क्वायर, अगर वेलोसिटी दिया तो उल्टा, सॉरी, फाइनल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। पूरी क्लास में मैंने बस यही पढ़ाया है आपको, और इतना अगर याद हो गया तो भी मेरे पैसे वसूल हो गए, तो ये मेहनत वसूल हो गई। ये और फ्रैक्शन ये है, इसके अब ये फॉर्मूले हो सकते हैं 1 माइनस v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल का स्क्वायर, और सॉल्व करके ये आएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। खत्म। आप पूरे लेक्चर में से सिर्फ इतने पार्ट के शॉर्ट नोट्स बनाइए और सवाल खोल के बैठ जाइए। कुछ तो आपको थ्योरी समझ में आई है, थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो बाकी और थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, जब सवाल बनने लगेंगे और उसके बाद आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी एक बार में क्लियर हो जाएगी। जिस दिन आप समझ गए उस दिन आपका फिजिक्स से डर खत्म हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन है, अगर मैं और पिछली क्लास के रिजल्ट्स यहाँ नहीं लिख देता और रिजल्ट लिख देता तो मैं V1 फाइनल और V2 फाइनल के लिए रिजल्ट लिख देता हूँ। मैं पुराने रिजल्ट अगर याद दिलाता हूँ आपको, तो V1 फाइनल है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। मेरे सारे उस समय के केसेस की बात कर रहा हूँ जब m2 रेस्ट पे है। V1 फाइनल है ये V1 इनिशियल, और V2 फाइनल है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू V1 इनिशियल। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो बहुत बढ़िया था, वो हमने शानदार, उसके भी सिर्फ फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। आप थ्योरी बिल्कुल भी मत पढ़िए, एग्जाम में इसकी थ्योरी कभी भी नहीं आएगी। एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, और अगर ये फॉर्मूला याद है तो वैल्यू दे देगा कि m1 3 kg है, m2 5 kg है, बस
खैर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो मैंने आपको बताया था, ये मासेस इक्वल है और इलास्टिक कोलिजन है, तो आप जानते हैं रिजल्ट, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर बताया था कि मैसिव टारगेट है, अगर एक बॉडी मैसिव है तो उसकी वेलोसिटी तो अनचेंज रहेगी और हल्की वाली की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, और बाकी सारे रिजल्ट इलास्टिक कोलिजन के ये रहे। फॉर्मूले भयंकर रिवाइज कर डालिए, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें फॉर्मूले लिखिए, और PYQ चाहे जेईई मेन के, चाहे चिटमर के, चाहे नीट के और चाहे एम्स के, इन 4 एग्जाम के PYQ केवल आपको करने हैं, इसके अलावा आपको कोई गाइड नहीं करनी है। जिपमर के PYQ सबसे पहले, उसके बाद मेरे हिसाब से अगर आप डिग्री ऑफ, आपको विश्वास नहीं होगा तो जिपमर इज इजीएस्ट, नंबर 2 एम्स के असर्शन रीजन के क्वेश्चन ना करें, सिर्फ 40 क्वेश्चंस आते थे, ये तो पूरे कर सकते हैं आप, और एम्स बिफोर 2015 भी करें, नीट 2015 और 2016 पे ना करें, और जेईई मेन के तो बहुत सारे पेपर होते हैं, जेईई मेन तो आइडियली सिर्फ अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो ओनली 2020 एंड 2021 के अभी जो हुए सिर्फ यही करें, इतने भी बहुत सारे पेपर हैं, फिलहाल इतना ही करें, और सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करें। इसके भी क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आप 2015 के पहले के क्वेश्चंस करेंगे तो 16, 17, 18 में खराब पेपर आया था इसका, 19 में भी खराब पेपर था, 20 से एम्स खत्म ही हो गया है, जितना खत्म ही हो गया है। डिग्री ऑफ टफनेस ये है जो मैंने आपको बताई है, और खाली जिपमर भी कर लेंगे, वाइलेन एलेन तो भी पर्याप्त है, एम्स कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार एम्स में तो पेपर और भी ज्यादा आसान आते थे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते थे, टाइम वो उतना ही देते थे, इसलिए उनको डिग्री ऑफ टफनेस अपने आप ही लो करनी पड़ती थी। ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो पेपर सेटर की ही जिम्मेदारी है कि वो टाइम मैनेजमेंट की, आपकी तरफ से टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचे, इसलिए वो इजी क्वेश्चन बनाते थे जिनमें सही मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई थी। एनीवे, ये रिजल्ट्स अगर आपको याद है तो बढ़िया है। अब मैं आपको वापस बस इतना ही, यही सवाल मैं 6.12 फिर से अब ढंग से करके पढ़ा देता हूँ कि वो क्या चाह रहा है। हाँ, एनसीईआरटी ने इस डिस्कशन में जो लिखा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मेरे हिसाब से तो पक्का गलत है, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। ये जो फॉर्मूला इसने दिया है ये फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल का है, लॉस्ट का फॉर्मूला नहीं है। अब 6.12 फिर से पढ़ते हैं कि अब आप हेडिंग दे सकते हैं स्लोइंग डाउन ऑफ अ न्यूट्रॉन, हेडिंग दे दीजिए स्लोइंग डाउन ऑफ अ न्यूट्रॉन, और बस उसमें इतना से लिख दीजिए इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन। हेडिंग किसकी देनी है? हेडिंग ये है जो कि 6.12 में लिखी है, स्लोइंग डाउन, SLOWING स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन, ये हेडिंग है जो कि एग्जांपल 6.12 में दी गई है। हाँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और वो बता रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड हमें स्लो करनी है, टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ये बातें हमारे लिए बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट हैं, पर हमने अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ होता है, उसमें कुछ न्यूक्लियर फिशन होता है, हमें कुछ नहीं मालूम, ये सब जानने की कोशिश भी नहीं करनी है, बस हमें तो मेन बात समझना है कि जब हम फिशन कराते हैं तो शायद हमें न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो करनी पड़ती है। ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हल्का हल्का समझ में आया। यूरेनियम हैवी एलिमेंट होता है, यूरेनियम को तोड़ते हैं, इस तोड़ने के प्रोसेस को फिशन कहते हैं, ये बातें अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। अब वो कहता है शो दैट अ न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन विद अ लाइट न्यूक्लियाई like neutron or carbon which has a mass of only a few times the neutron mass। मैं आपको क्वेश्चन के रूप में देता हूँ, सीधा आप ऐसा क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखिए a deuterium collides
A deuterium collides with a neutron at rest. न्यूट्रॉन जो है रेस्ट पे है, ऐसा मान लीजिए. A deuterium collides with a neutron so that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclear like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times the neutron mass. शायद उल्टा बोलना चाहिए मुझे, सॉरी. Deuterium बोला तो है so that a neutron can lose most of its energy. हाँ, न्यूट्रॉन प्रोजेक्टाइल वो चेंज कर दीजिए. A neutron collides with a stationary deuterium. A neutron collides with a stationary deuterium. बस calculate the fraction of the K retained. Calculate the fraction of the K retained and the fraction of the K transferred. Calculate the fraction of the K retained and the fraction of the K transferred. Thus, तो ये एक न्यूट्रॉन है, ये जाकर के ड्यूटेरियम से टकराता है. ड्यूटेरियम मालूम है क्या होता है? ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है. एक हाइड्रोजन होता है 1s1, एक होता है 2s1 और एक होता है 3s1. इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं. इसका मास नंबर 2 है. इसका मास नंबर 2. तो ये न्यूट्रॉन है और ये ड्यूटेरियम है. इसका मास नंबर 1 है. न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 है. न्यूट्रॉन तो ऐसा लिखा जाता है और ड्यूटेरियम का मास नंबर है 2. ये मास ऑफ ड्यूटेरियम और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन. बस मुझे अब निकालना है फ्रैक्शन ऑफ द K retained. फ्रैक्शन ऑफ द K retained. तो जो मुझे F1 निकालना है वो बेसिकली है V1 F अपॉन V1 I का स्क्वायर. पर मुझे ये वेलोसिटीज की जानकारियां नहीं है, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डालेंगे. तो एक मास है इसका 1, इसका मास है 2 अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो ये -1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये 1/9 आ गया. ये एक कठिन सवाल कहलाएगा, बड़ा ही गंदा सवाल कहलाएगा. और अगर ये पेपर में आएगा तो ये लोगों से बनेगा नहीं, क्योंकि उन्हें ये याद आएगा कि एनसीईआरटी में सॉल्व है और कुछ कुछ बड़ा बड़ा गंदा दिया है वहां पे. मैंने आपको ये पहले पढ़ा दिया कि फ्रैक्शन रिटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ये होता है. अब बस आप मास रखिए 1 इसका है और इसका मास 2 है. फॉर्मूले में डाल दीजिए और दिमाग मत लगाइए. जब हम फॉर्मूले में डाल देते हैं तो दिमाग हमारा स्विच ऑफ हो जाता है. इसीलिए सिली मिस्टेक नहीं होती है. अगर दिमाग से काम करोगे, थियरी से फैसला लोगे, लॉजिकल बातें करोगे तो सिली मिस्टेक होगी. और अगर मैथमेटिकल बातें करोगे तो तुम मैकेनिकल काम कर रहे हो, और मैकेनिकली इन चीजों को पुट करने में और सॉल्व करने में गलतियां नहीं होती. कहीं कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए पता नहीं है आप 1 - 2 को कहीं 2 ना कह दें. कुछ तो भी हो जाता है. कैलकुलेशन मिस्टेक होती है आपसे, जिन्हें आप सिली मिस्टेक कहते हैं वो एक्चुअली मेनली कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं. वरना तो उन्हें सिली नहीं, इंटेलिजेंट मिस्टेक कहना चाहिए. सिली मिस्टेक की कैटेगरी में मेरे हिसाब से तो एक ही आता है, या तो आपने सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा, उसको भी आप बहुत सारी मिस्टेक्स को आप सिली मिस्टेक कह देते हो, क्योंकि एक्चुअली ऑल दिस शुड बी डिवाइडेड इन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. मैं सिली मिस्टेक में एक ही को काउंट करता हूं और वो है कैलकुलेशन मिस्टेक. और उसके होने का एक ही कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या मे बी ओवर कॉन्फिडेंस या जल्दबाजी. एनीवे, अब इसी में इसने पूछा है फ्रैक्शन ट्रांसफर. तो फ्रैक्शन ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस v1 फाइनल अपॉन v1 इनिशियल का स्क्वायर. पर मुझे वेलोसिटीज के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर ट्रांसफर की बात करता है तो मैं मानता हूं कि मैंने इसको जोर से मारा है और चौका पड़ेगा बाउंड्री के बाहर जाएगा. इतनी जोर मारा है कि निकल ही लेगा 4 रन. और कुछ ऐसा करना है कि जो डायमेंशंस न्यूमरेटर के हैं वही डिनोमिनेटर के आ रहे हैं, और डिनोमिनेटर में तो हर बार m1 + m2 का स्क्वायर आता ही है. नीचे मास का स्क्वायर है तो ऊपर भी मास का स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए m1 m2 आना चाहिए. ये हो गया 4. मैं इनको फिर से लिख देता हूं. न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं और न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं.
m1 को मुझे क्लियरली लिखना चाहिए 1, m2 को मुझे क्लियरली लिखना चाहिए 2 अपॉन 1 + 2 का होल स्क्वायर। सो 4 2 = 8, 8/9 इसका आंसर है। ये बड़े टफ सवाल कहलाते हैं। एक न्यूट्रॉन आया, उसने ड्यूटेरियम को टक्कर मारा, तो न्यूट्रॉन में कितनी एनर्जी बच गई? वो 19 थी, बच गई खाली। न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन थे, उन्हें स्लो करना था। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन थे, उन्हें स्लो करना था। अगर वो ड्यूटेरियम से टकरा जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 19 थी बच रही, तो काफी स्लो तो हो ही गया डेफिनेटली। और उसने बहुत सारी एनर्जी अपने ड्यूटेरियम को दे ही दी। बढ़िया, कहानी खत्म हो गई। ये बहुत ही 5 स्टार वाला सवाल है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल है और इतना कचरा है इसके आसपास, इतना गंदा है कि किसी में पेशेंस नहीं होगा इस छोटी सी फाइनल बात को ढूंढने का। तो सब इसको पढ़ के घबराएंगे कि यार फिशन क्या होता है, साला हमारा खुद ही का फिशन हो रहा है यहाँ पे, हम क्वेश्चन का क्या करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो न्यूट्रॉन उसने आपको दिया है, सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी और कई लॉस्ट उसने गलत लिख दिया, कई रिटेन लिखना चाहिए। while the fractional kinetic energy gained by the moderating nuclei, वो जो टारगेट है आपकी बात सर लिख सकते हैं आप, here target is moderating the speed of incoming neutrons. Here target is moderating the speed of incoming neutrons. So deuterium is the moderating nuclei. ये नाम बिल्कुल उसके बाद क्रॉस लगा दीजिए कि हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है कि कौन मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई है। ये मॉडरेटिंग वर्ड को आप इग्नोर करें, आप केवल मैथमेटिकल बातों को देखें, सेंटेंसेस को छोड़ दें। सेंटेंसेस में सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं रखा और मैथमेटिक्स में सिवाय क्लैरिटी के कुछ नहीं रखा। 4m1 m2 1 m1 + m2 का होल स्क्वायर मुझे पता ही है, कहता है ये सब हमने कर लिया। रिजल्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन के आने की काफी संभावना है, हालांकि ये टफ है और इसलिए आज तक आया नहीं। कह रहा है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द न्यूट्रॉन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ड्यूटेरियम। अब फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन लिखिए, कहता अ न्यूट्रॉन, अगला क्वेश्चन लिखिए, अ न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार्बन एटम। A neutron collides with a stationary carbon atom. Calculate fraction retained and fraction transferred. न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन टकराया है, एक न्यूट्रॉन जाके टकराया है, जो गया है और कार्बन से टकराया है। कार्बन ये होता है, तो जो m1 है वो है 1 और m2 जो है वो 12। अब अगर मैं फ्रैक्शन रिटेन की बात करूँ, मैं f1 f2 के नाम से बात नहीं करता, तो मुझे मासेस ही दिए हैं m1 - m2 अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर है। ये 1 - 12 है, 11 अपॉन 30 का होल स्क्वायर है। ये 121 अपॉन 169 है। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो इस मतलब ये इससे तो छोटा ही आएगा और थोड़ा ही छोटा आएगा, ये 80% टाइप आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। परसेंटेज में चाहिए तो into 100 कर दीजिए। और फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड अगर आपको चाहिए, फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड से अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो फिर तो कुछ ही डेटा दे दे। फ्रैक्शन ट्रांसफर इतनी जोर से मारा कि चलुआ पड़ गया, ये यही सब आना है। 4 m1 को ध्यान से देखा 1, m2 को ध्यान से देखा 12 अपॉन, बस ये 112 ना हो जाए, 112 ना हो जाए कहीं, 32 m1 + m2 = 13 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा 48 अपॉन 169 आ गया, ये बचा हुआ फ्रैक्शन आ गया। ये फॉर्मूला अगर याद आता है आपको और इसमें आप वैल्यू ध्यान से डाल देते हैं, भैया पेपर में तो नंबर इसी चीज से मिलते हैं फिजिक्स के। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम इस पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं और इसके पहले जो कचरा पढ़ाया जाता है हम सारा ध्यान उस पर देते हैं। आपको सब छोड़ छाड़ के सीधे इन पे आ जाना चाहिए। ये बात अगर आप सीख गए तो फिजिक्स से ज्यादा फेवरेट आपका कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एफर्ट सबसे कम लगते हैं। फिजिक्स में आज की तारीख में स्कोर लाना सबसे ज्यादा सरल है। कम एफर्ट में भयंकर स्कोर आप फिजिक्स में ला सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है उसके बाद ये मैथमेटिक्स को बताओ ना कौन सी लेवल की मैथमेटिक्स है, क्या आप इसे हाई लेवल मैथमेटिक्स कहेंगे? प्रॉब्लम यह है कि हमें धीरे धीरे करके डिजिट से ही डर लगने लगता है, हमें फॉर्मूले को इक्वेशन देख के ही डर लगने लगता है, क्योंकि हम बाकी सब कुछ कचरा पढ़ते जाते हैं।
अगर सिर्फ फॉर्मूले को देखेंगे और इसमें डिजिट्स पुट करेंगे तो बचा कुछ भी नहीं है सवाल। आजू बाजू कचरा इतना सारा है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ओनली इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। इतना कर लीजिए, कुछ एक महीने तो अपने आप को देख के देखिए, एक महीने तो इस तरह से करके देखिए, फिर जो मर्जी में आए वो करिएगा, वो तो आप करते ही आए। एक महीना अपने यहाँ न्यूमेरिकल को दीजिए, नहीं उसके बाद बनता तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, पर एक महीना पूरी ईमानदारी से लड़िए, एक चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाइए और बस उसी को बार बार रिवाइज कीजिए और उसी के क्वेश्चन करिए PYQ के। कोई चांस ही नहीं है कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट ना आए, बट ये है कि सब सुनना सबको पसंद है, करना किसी को नहीं है। आप फिर भी नहीं करेंगे और फिर हमेशा भागते ही रहेंगे। ईमानदारी से एक महीना दे के देखिए, पूरी कहानी बदल जाएगी आपकी। कोई anybody can learn physics, anybody can dance hala and anybody can learn physics. कहता in practice however this number is smaller since head-on collisions are there. अब हेडिंग लिख दीजिए हेड ऑन कॉलिजन। हमें वैसे ये पढ़ना नहीं है, पर न्यूमेरिकल में सब कुछ तो कर दिया, फिर भी कहीं उसने हेड ऑन कॉलिजन का नाम अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया तो आप उस थियोरी में सिर्फ पढ़ते रहोगे कि हेड ऑन कॉलिजन मेरा भी हो गया, कि ये तो मुझे मास्टर ने पढ़ाया नहीं। हेड ऑन कॉलिजन से केवल यही मतलब होता है, इसको अगर ये किसी क्वेश्चन में आता भी है तो आप इस स्टेटमेंट को इग्नोर करिए, आप केवल उसकी मैथमेटिक्स पकड़िए। हेड ऑन कॉलिजन को लिख दीजिए, इट इंप्लाइज वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। हमें टू डायमेंशनल कॉलिजन करना ही नहीं है, और सिवाय इलास्टिक कॉलिजन के अगर इनइलास्टिक नहीं बोला है उसने तो फिर ये इलास्टिक ही है। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब होता है वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। अच्छा, एक बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ जो कि अभी नहीं भी बताऊं तो चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है। मुझे एक भी ऐसी लाइन आपको कायदे से नहीं बतानी चाहिए जो एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा फिलहाल मैं मानता हूँ। हो सकता है नीट 2021 होने के बाद मेरा ये सोच थोड़ी सी बदल जाए, पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। देखो, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या ड्यूटेरियम वगैरह, इनमें जब टक्कर होती है तो हीट पैदा नहीं होती, और कोई भी एनर्जी हीट के रूप में जाती नहीं है। इसका मतलब एनर्जी लॉस होती ही नहीं है, कहीं लॉस होती ही नहीं है, इसलिए सारे इलास्टिक कॉलिजन होते हैं। एक लाइन डैश करके लिख दीजिए। ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता, इंटरेस्टिंग हो सकती है, पर चूंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया इसलिए ये सिवाय कचरे के और नॉलेज शो ऑफ के अलावा कुछ नहीं है। हम टीचर्स कहीं ना कहीं बह ही जाते हैं और कुछ न कुछ अपनी तरफ से दे देते हैं ताकि आपको हमारा इंप्रेशन पड़े। आपका सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम वी मस्ट बी एबल टू सेल आवरसेल्व्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस फॉर इमीडिएट रिटर्न्स। आपका सिलेक्शन का रिजल्ट तो बाद में आएगा, हमारा रिजल्ट तो अभी आ जाएगा अगली इंस्टॉलमेंट में। देखिए कि इन कॉलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, कार्बन, इन सब की जब बात करता है तो नो हीट इज एवर प्रोड्यूस्ड, कोई हीट पैदा नहीं होती। सो नो KE इज लॉस्ट एज हीट, कोई हीट पैदा नहीं होती। नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, and therefore these collisions are always perfectly elastic collisions. ये collisions होते हैं, ये perfectly elastic collisions होते हैं। एक लास्ट पैराग्राफ और पढ़ते हैं, कहता है if the initial velocities and final velocities of both the bodies are along the same straight line then it is called a one dimensional collision or head on collision। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। कहता है initial velocity and final velocity both are along the same straight line, तो इसको one dimensional कहते थे और इसी को head on कहते हैं। आगे कहता है in the case of small spherical bodies this is possible if the direction of travel of body 1 passes to the center of the body 2 which is at rest. In general the collision is two dimensional. In general तो collisions nature में जब देखते हैं ज्यादातर तो collision two dimensional ही होते हैं। एक स्कूटर सीधे जा रहा था, आपने पीछे से जाके टक्कर मारा तो दोनों ऐसे गए, वो भी two dimensional ही है। one dimensional collision, या head on collision, ये आपको ऊपर हेडिंग से भी नहीं है ना, तो आप एक ये डायग्राम और दिखा सकते हो। C1 C2 है और इनकी जो वेलोसिटीज हैं, ये भी मैं नहीं पढ़ाता तो ज्यादा अच्छा होता। इनकी जो वेलोसिटीज हैं, ये V2 की इनिशियल वेलोसिटीज है, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं
initial velocities, बल्कि the initial velocities, initial and final velocities. मेरी heading चल रही है head on collision, उसमें लिख रहा हूँ initial and final velocity of both the bodies are along the line joining C1C और ये है K. K मतलब कचरा जिसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, थियरी में इंटरेस्ट न लें, इन पे कभी YP/YQ आप देख रहे हैं और आपको पता है कि ये कभी किसी ने पूछा नहीं है। फ्रैक्शन रिटेन्ड के सवाल आपको फिर भी मिल जाएंगे, फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड के सवाल फिर भी मिल जाएंगे। ये लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, इन द केस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज दिस इज पॉसिबल इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ बॉडी 1 पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी 2 व्हिच इज एट रेस्ट। तो उसी को बात को मैंने लिख दिया कि इनकी वेलोसिटीज, खैर ये तो रेस्ट पे ही है, ये तो खैर रेस्ट पे ही है, ये लोग तो रेस्ट वाले केस कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स C2। C1 है पहली बॉडी का सेंटर और C2 है दूसरी बॉडी का सेंटर। अगर आपने दम है, थोड़ा भी दम है, तो आपको इसे ऐसे काट देना चाहिए कि ये कचरा है, ये कचरा है और इसे दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए। So that is all for now। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं कि परफेक्टली इलास्टिक पोजीशन में जो फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड, जो फ्रैक्शन रिटेन्ड है, रिटेन्ड में तो फिर थोड़ी कम हो जाएगी, तो माइनस साइन आएगा, तो m1 माइनस m2 पर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अगर मासेस दिया है तो, और फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड जो है उसमें चौवा पड़ता है, तो उस बॉल को जाके मारा तो 4 रन, तो 4 और फिर आगे डायमेंशनलेस टर्म m1 m2 पर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। m1 m2 के मैं डायमेंशंस, इससे डायमेंशंस निकाल के देखता हूं, इसके ये हो गया m into m अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर, और मेरे को डायमेंशंस चाहिए तो ऊपर हो गया m स्क्वायर और नीचे हो गया 2m का स्क्वायर, पर डायमेंशनली m प्लस m 2m नहीं होता है, डायमेंशनली m प्लस m होता है, तो ये आ गया 1। इससे तो कोई डायमेंशन है ना, इसमें ध्यान रखिए न्यूमरेटर में स्क्वायर नहीं है। हाँ, इसके पहले तो मैंने पढ़ाया था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है, इसमें ऊपर स्क्वायर नहीं है। m1 m minus n is dimensionally m plus n is dimensionally n, और ये कैंसिल हो गया। जो फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड है वो उसमें 4 जरूर आएगा, वो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, और जो फ्रैक्शन रिटेन्ड है तो रिटेन्ड थोड़ा कम है तो उसमें माइनस जरूर आएगा। बस इतना ही आज हमने पढ़ा है। That is all for now and thank you so much and have a good time. Bye bye.